विवेक ओबरॉय जब बॉलीवुड में एंटर किए तो अपने पहली कुछ फिल्मों से उन्होंने बहुत बड़ा नाम बना लिया था। एक तरफ कंपनी में गैंगस्टर का रोल तो वहीं दूसरी तरफ साथिया में एक लवर बॉय एंड लोगों को विवेक में चार्म, टैलेंट, करिश्मा सब नजर आ रहा था। इनफैक्ट आदित्य चोपड़ा ने तो ये भी बोल दिया था कि ही इज द नेक्स्ट शाहरुख खान। लेकिन 2003 के उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवेक के करियर को डुबा दिया। From around 12:30 at night till about 5 in the morning, Salman Khan called me on my phone. उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। सलमान खान के साथ एक पब्लिक फ्यूड ने विवेक की किस्मत पे ऐसा लात मारा कि पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें शैडो बैन कर दिया। प्रोड्यूसर्स उन्हें अवॉइड करने लगे, जिन प्रोजेक्ट्स में वो साइंड थे वहां से उन्हें निकाल दिया गया एंड हिज करियर वाज प्रैक्टिकली फिनिश्ड। लेकिन आज इस इंसिडेंट को हुए ऑलमोस्ट 22 साल हो चुके हैं एंड विवेक ओबरॉय की किस्मत पलट गई। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है एंड ही हैज अ नेटवर्थ ऑफ 1200 करोड़ रुपीस। तो ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड के एक राइजिंग स्टार को इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया और विवेक ने फिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो काफी सक्सेसफुल है। मैं योगी बात करूंगा इस वीडियो में अबाउट द फॉल एंड राइज ऑफ विवेक ओबरॉय। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। विवेक ओबरॉय के फादर सुरेश ओबरॉय की फैमिली पहले पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन पार्टीशन के बाद वो सारी फैमिली हैदराबाद में आके रहने लगी, जहां पहले पाकिस्तान में फैमिली का रियल एस्टेट का बिजनेस होता था। लेकिन इसे छोड़ के जब फैमिली हैदराबाद में शिफ्ट हुई तो वहां पे उन्होंने मेडिकल स्टोर्स का एक चेन बिजनेस शुरू किया। अब जाहिर सी बात है कि फैमिली काफी वेल टू डू थी, लेकिन इसी बीच सुरेश ओबरॉय जी को फिल्म्स एंड टेलीविजन में काफी इंटरेस्ट आने लगा, जिसके कारण उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में कुछ शोज किए और अपनी आवाज भी दी। हालांकि मैं ये खुद समझती हूँ कि आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत गहरी आवाज़ है, लेकिन लोग कहते हैं आप अमिताभ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्या आप कोशिश करते हैं? नहीं भाई, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। मैं तो सुरेश ओबरॉय की भी दोबारा कॉपी नहीं करता। और फिर आगे जाके वो पुणे के FTI में एडमिशन भी लिए, जहां उन्होंने एक्टिंग सीखा। अब इस डिसीजन को लेके फैमिली खुश नहीं थी और फैमिली की तरफ से ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिला सुरेश जी को। बिजनेस में हमारे फादर की दुकान थी हैदराबाद में, मुझे जबरदस्ती उस दुकान पर बैठना पड़ा। हालांकि मुझे कोई शौक नहीं था, दवाइयाँ बेचते थे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन भी था, रिटेल काउंटर भी था। उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट गया पुणे, 2 साल वहां पढ़ा और वहां से फिर जब बॉम्बे आया तो कोई काम नहीं था। लेकिन उनकी वाइफ यशोधरा ओबरॉय ने उन्हें काफी सपोर्ट किया इस स्ट्रगलिंग फेज में और सुरेश जी मुंबई में स्ट्रगल करने लगे, जहां वो अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे थे। और इस स्ट्रगल के बाद 1977 में उन्हें अपना पहला छोटा सा रोल मिला जीवन मुक्त में, लेकिन इस रोल से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। फिर कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद 80s में इनका वक्त बदला। फिल्म्स जैसे कि एक बार फिर वही रात और लावारिस से उन्हें काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिला। आप इत्मीनान रखिए मिस्टर अशोक, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। एंड वेल, सुरेश जी was a household name and the rest is history। अब सुरेश जी का करियर बॉलीवुड में सेट हो चुका था और उनके पहली फिल्म के 1 साल पहले उनके बेटे पैदा हुए, जिनका नाम उन्होंने स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर होकर रखा, विवेक आनंद ओबरॉय। अब घर की फाइनेंशियल स्टेटस काफी बढ़िया हो चुकी थी और सुरेश जी ने विवेक की स्कूलिंग अच्छे तरीके से करवाई, जहां बचपन में वो अजमेर के बोर्डिंग स्कूल गए और बड़े होने के बाद वो आर्ट्स की डिग्री लिए फ्रॉम मित्तीबाई कॉलेज। जब विवेक 11 साल के थे तो उन्होंने अपने फादर को कहा कि वो उनके तरह एक एक्टर बनना चाहते हैं, जिसपे सुरेश जी ने कहा कि ये काफी मेहनत का काम है और तभी से विवेक खुद को एक्टर बनाने के लिए प्रिपेयर करने लगे। स्कूल से लेके कॉलेज तक वो थिएटर, ड्रामा, डिबेट, स्पोर्ट्स सब में पार्टिसिपेट करने लगे और कॉलेज खत्म होने के बाद वो सेलेक्ट हुए लंदन के ब्रिटिश एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। विवेक जब ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे तो वहां न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें विवेक काफी ज्यादा पसंद आए और वो उन्हें न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल लेके गए, जहां विवेक ने फिल्म एक्टिंग में मास्टर्स डिग्री फिनिश की। अब यहाँ रहते हुए उन्होंने मेथड एक्टिंग सीखा, इस क्राफ्ट को और समझा और परफेक्ट किया और उन्होंने बिहाइंड द सीन्स भी काम किया कुछ फिल्म्स और एड्स में एज एन असिस्टेंट, राइटर या फिर प्रोडक्शन असिस्टेंट। एंड यस, he did his homework और वो फाइनली रेडी थे बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए। इनफैक्ट उनके फादर उन्हें लॉन्च करने वाले थे। उन्होंने डायरेक्टर ड्यू अब्बास मस्तान से भी बात कर लिया था और विवेक को एक ग्रैंड लॉन्च मिलने वाला था, जिसे देखते हुए विवेक ने अपने फादर से कहा कि ये सब कमाया हुआ नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब मैंने कमाया है, और वो खुद के बलबूते पे बॉलीवुड में काम ढूंढना चाहते हैं, जिसपे उनके फादर काफी इंप्रेस हुए और विवेक ने फिर स्ट्रगल किया। वो काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, एजेंट्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सबसे मिलते रहे और सबसे रिजेक्ट हुए, जिसका रीजन था कि विवेक ने अपना नाम सबको सिर्फ
विवेक आनंद बताया। यस, उन्होंने अपने फादर की आइडेंटिटी को छुपा के रखा था। फिर उन्हें पता चला कि राम गोपाल वर्मा एक मूवी बना रहे हैं और वो उनसे मिलने सीधा उनके ऑफिस पहुंच गए। लेकिन राम गोपाल वर्मा विवेक को देख के सीधा रिजेक्ट कर दिए, कहते हुए कि ये रोल एक गुंडे का है, टपोरी का है, तुम तो काफी शरीफ लग रहे हो। ये सुनते ही विवेक ने राम गोपाल वर्मा से कहा कि सर, क्या हम ये मीटिंग 3 हफ्ते बाद फिर से कर सकते हैं। अब विवेक ये रोल चाहते थे और वो इस रोल की तैयारी के लिए सीधा अपना बैग पैक किए और मुंबई के स्लम्स में जाके रहने लगे, जहां वो कॉन्स्टेंटली लोगों को ऑब्जर्व करते थे, उनका मैनरिज्म सीखते थे, उनकी तरह बीड़ी पीना सीखा, उनकी तरह कपड़े पहनना सीखा, उनकी तरह बोलना सीखा और 3 हफ्ते बाद वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। First I wrote a biographical sketch of the character, which I do for all my characters. And I lived in a slum, in the slum that we shot in. It's the same slum. I lived there, I ate there, bathed there, talked to the people, recorded their voices, shot their photographs. Learned a lot actually. If you notice in Company, I've colored myself 8 shades darker. My skin color. I did 1 hour 20 minutes of body makeup every morning. That was a decision I took when I was in the slums and realized that I was this only chikana looking guy in the whole slum, wasn't looking real. In tune with the fallacy of RLI, JRLI, KRLI, MRLI, which is this whole glamorized bhai language. और वो सीधा राम गोपाल वर्मा के ऑफिस पहुंचे। विवेक को देख के राम गोपाल वर्मा भी उन्हें पहचान नहीं पाए। He was literally impressed. He was so impressed कि उन्होंने ऑन द स्पॉट विवेक को अपनी फिल्म कंपनी में चंदू का रोल दे दिया, ऑपोजिट अजय देवगन। और साइन होने के बाद विवेक ने रिवील किया कि वो सुरेश ओबरॉय के बेटे हैं। एंड दैट्स हाउ विवेक अर्नड हिज फर्स्ट बॉलीवुड रोल। अबे कस्सी है क्या तू? हाँ? साला मेरे को बहाना मत दे। अभी बताने का वो लोगों को समझा? फिर क्या, कंपनी रिलीज हुई और विवेक की काफी तारीफें हुई एज चंदू। उन्हें मल्टीपल अवार्ड्स मिले इस रोल के लिए, जैसे कि बेस्ट मेल डेब्यू से लेके बेस्ट सपोर्टिंग रोल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। I'd like to thank Ram Gopal Verma who gave me this opportunity. I'd like to thank God. जिसके बाद विवेक को राम गोपाल वर्मा ने उनकी अपनी अगली फिल्म रोड ऑफर की, जिसमें उनके रोल की काफी तारीफें तो हुई पर ये मूवी चली नहीं। अब उसी साल मणि रत्नम ने विवेक का काम देखा और वो काफी इम्प्रेस हुए और यश राज उनकी तमिल फिल्म अलाई पाउथे का हिंदी रीमेक बना रही थी और इस मूवी को उनके स्कूल के दोस्त शाद अली डायरेक्ट कर रहे थे। इनिशियली इस फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन कास्ट हुए, लेकिन फिर ये रोल विवेक के पास आया और फिर रिलीज हुई साथिया। विवेक ओबरॉय स्क्रीन पे अपीयर हुए ऑपोजिट रानी मुखर्जी। साथिया एक बॉक्स ऑफिस हिट थी और ये विवेक के करियर का वो मेजर हिट था जिसने उन्हें पूरे इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर कर दिया। इस फिल्म के गाने, इसका वो रोमांस, इसका वो ड्रामा ऐसा लोगों से कनेक्ट हुआ कि आज भी लोग इसके फैन है और इसकी कल्ट फॉलोइंग है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ? अरे लेकिन मैंने ऐसे कभी कहा ही नहीं कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। और इसके बाद विवेक सीरीज ऑफ फिल्म कर रहे थे, दम, डरना मना है, मस्ती, युवा, जहाँ फिल्म चाहे जैसा भी हो विवेक एक इम्पैक्ट छोड़ के जा रहे थे। चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन। ओमकारा में उनका रोल एज केसु लोगों को इतना पसंद आया कि आज भी ओमकारा की एक कल्ट फॉलोइंग है और विवेक चाहे जो भी रोल करते थे वो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ उसे करते हुए नजर आ रहे थे। उनके रोल में इंटेंसिटी थी, उनके एक्टिंग में ऑनेस्टी थी। इनफैक्ट आदित्य चोपड़ा ने विवेक को कहा कि तुम अगले शाहरुख खान बन सकते हो। अब विवेक के करियर में सब सही जा रहा था, ही वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग, लेकिन सब चेंज हुआ जब विवेक की लाइफ में ऐश्वर्या राय आई और फिर 1 अप्रैल 2003 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब बदल दिया। अब सारी दुनिया जानती है अबाउट द ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान इनफेमस ब्रेकअप, जिसके बाद वो फियास्को इतना डर्टी था कि मीडिया इसे कॉन्स्टेंटली कवर कर रही थी। अखबारों में खबर छपी कि सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर गए और शीशा तोड़ दिया, अपना हाथ काट लिया। इसके बारे में अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ ऐश्वर्या राय एंड कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ सलमान खान दोनों जाके देख सकते हो। अब ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिलेशनशिप अच्छे नोट पे एंड नहीं हुआ और कहते हैं कि विवेक और ऐश्वर्या इसके बाद साथ में काफी ज्यादा नजर आने लगे। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि दोनों करीब कब आए, क्या ये दोनों फिल्म क्यों हो गया कि सेट पे करीब आए या फिर दोनों इवेंट्स एंड पार्टीज में मिले जहाँ पे वो करीब आए। विवेक इज अ फ्रेंड, तो उनके बारे में कुछ बताइए। हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? फर्स्ट फिल्म है, सबकी नजरें काफी हाइप किया गया था क्यों हो गया में विवेक और ऐश का साथ में आना। Vivek is a wonderful professional to work with to begin, because at the end of the day, yes, this was the first time we were working together. चाहे कुछ भी हो, विवेक और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप के बारे में मीडिया रूमर्स फैलाने लगी और दोनों
फ्रीक्वेंटली साथ में नजर आने लगे। इससे पहले रूमर्स थे कि विवेक दिया मिर्जा को डेट कर रहे हैं, विच एंडेड, और इंडस्ट्री में आने से पहले विवेक की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी टू अ गर्ल नेम गुरप्रीत, वो भी खत्म हो चुका था। एंड नाउ he was with ऐश्वर्या राय। अब इस रिलेशनशिप को विवेक ओपनली पब्लिक में इंटरव्यूज में एडमिट करते नजर आ रहे थे। Are you seeing Aishwarya Rai? Yes. Wonderful. Why does she never admit to it? I don't think you asked her that on the show. Of course I have. Like she doesn't try to, commit about her personal life. I can understand that. I just wanted to hear it from you. Yeah, I mean, I'm really eternally grateful to God to have such a wonderful woman in my life. लेकिन ऐश्वर्या राय ने कभी भी इस रिलेशनशिप को पब्लिकली एडमिट नहीं किया। अब काफी लोगों को ये रिलेशनशिप एक रिबाउंड लग रहा था, तो काफी लोगों को लग रहा था कि ये बस दो दोस्त है जो काफी ज्यादा करीब है। अब चाहे कुछ भी हो, एक आदमी था जिसे करीबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर 1 अप्रैल 2003 में विवेक मीडिया के सामने आए, जिसने तहलका मचा दिया। 29 तारीख की रात को 29th नाइट around 12:30 technically 30th morning from around 12:30 at night till about 5 in the morning सलमान खान called me on my phone। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली, मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। So he started asking me who am I seeing, कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मैंने कहा that's none of your business। और फिर एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूँ और मैं ऐसा इंसान हूँ वैसा इंसान हूँ। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार, 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman। बहुत समझाने की कोशिश की पहले, जब उन्होंने इस तरह से गंदी बातें करने लगी, मैंने कहा सलमान नाउ इनफ, अब आप इससे आगे कुछ कहेंगे, you are spoiling the relations that has been between me and your brothers because Sohail and Arbaz are my friends। In fact, Salim uncle has blessed me in the beginning of my career। I said my father and Salim uncle इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहाँ पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे। जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी कि सुरेश ओबरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दी बात, और उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गालियां करना शुरू कर दी। विवेक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने सारे देश को बताया कि 29 मार्च रात के वक्त उन्हें सलमान खान नशे में कॉल किए और उन्होंने विवेक को पूछा कि वो किसे डेट कर रहे हैं, और उनका नाम कई सारे एक्ट्रेसेस जोड़ा, जैसे कि दिया मिर्जा, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या एंड इवन सलमान एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, सोमी अली तक का नाम लिया। सलमान ने विवेक को ऐश्वर्या से दूर रहने को कहा और उन्हें काफी ज्यादा गालियां दी, इवन मारने की धमकी तक दी। इनफैक्ट जब विवेक ने कहा कि उनके फादर सुरेश ओबरॉय और सलमान खान के फादर सलीम खान एक काफी अच्छे दोस्त है, तो ये गाली गलोच ना करे ताकि सारा रिश्ता स्पॉइल ना हो जाए, तो सलमान खान ने नशे में सुरेश ओबरॉय जी को गाली दी और उसके बाद अपने फादर सलीम खान जी तक को गाली दी। I said my father and सलीम अंकल इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहाँ पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे। जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी कि सुरेश ओबरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दी बात, और उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गालियां करना शुरू कर दी। और कॉल कट होने के बाद भी लगातार 41 टाइम्स सलमान विवेक को कॉल करते रहे। ये सारी बातें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील किया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दो टाइप के लोग सामने आए, एक जो विवेक को सपोर्ट किए, उन्हें काफी बहादुर बुला रहे थे क्योंकि ऐसे थोड़ी ना पब्लिकली कोई एक्टर किसी बड़े एक्टर को कॉल आउट करता नजर आता है। पर वहीं दूसरी तरफ वो थे जिन्होंने विवेक को बहुत ज्यादा ही क्रिटिसाइज किया, कहते हुए ये प्राइवेट मैटर को पब्लिक में लाने की क्या जरूरत थी, और इस मूव को काफी इमेच्योर सा देखा गया। इनफैक्ट मीडिया का एक सेगमेंट तो विवेक को कॉन्स्टेंटली ट्रोल करता नजर आ रहा था। 6 साल पहले वो 1 अप्रैल की तारीख थी, था अप्रैल फूल्स डे। विवेक ओबरॉय ने सलमान को फूल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद बन गए
इडियट, और उस एक गलती की वजह से आज तक उन्हें बुला रहे हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा इडियट। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज नजर आई कि इंडस्ट्री विवेक के साथ डिस्टेंट होती नजर आ रही है। From being this lovable boy जिसको सब लोग पसंद करते हैं, सडनली एक आउटकास्ट हो गया था मैं। ये ओवरनाइट हुआ। ओवरनाइट। विवेक ने काफी इंटरव्यूज में भी बताया कि कुछ अवार्ड शोज थे जहां उन्हें लिटरली लेटर्स आए कि उन्हें अवार्ड मिलने वाला है, फिर बाद में कॉल करके उन्हें कहा गया कि आप ना आए और वो अवार्ड किसी और को दे दिया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कंटिन्यू हुआ, हर अवार्ड फंक्शन पर धज्जियां उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। मुझे तो एक अवार्ड फंक्शन से लेटर मिला था कि यू हैव वन दिस अवार्ड फॉर योर फिल्म कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद मुझे कहा गया कि आप एक काम करें, फिर आप अवार्ड पे आए ना, और उठाकर वो अवार्ड किसी और एक्टर को दिया गया। विवेक ने ये भी कहा कि कुछ फिल्म्स जिसमें वो साइन थे उसमें से उन्हें निकाल दिया गया। कुछ प्रोड्यूसर्स ने तो उन्हें सामने से आके कहा कि वो उनके साथ काम तो करना चाहते हैं बट दे कांट। मेरे लिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे फिल्म्स करनी है। जब वो अटैक मुझ पर हुआ उसके बाद कि लोगों को कहा गया कि यू कांट वर्क विथ हिम, लोग आते थे मुझे कहते थे कि भाई हमें साइनिंग अमाउंट वापस दे दीजिए क्योंकि हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते हैं, हमें वहां से प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर है, इस लॉबी से प्रेशर है, उस लॉबी से प्रेशर है। अभी तक कुछ फैक्शंस हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं, आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मुझे कहते हैं यार तेरे साथ काम करना है, लेकिन क्या करूं यार, नहीं कर सकता। And I'm still dealing with that. अब इसके बाद विवेक जिन फिल्म्स में नजर आ रहे थे वो आइदर मल्टी स्टारर्स थे या फिर मेजर फ्लॉप्स, बट ही वाज स्टिल सीइंग ऐश्वर्या राय, जिसके बारे में वो अभी भी इंटरव्यूज में बात करते नजर आ रहे थे। जैसे कि प्रभु चावला के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2.5 साल हो चुके हैं उनके और ऐश्वर्या के रिश्ते को। मेरे और ऐश्वर्या का था, शाहिद करीना का था, लोगों को लगा कि दिस वोंट लास्ट, लेकिन अब 2.5 साल हो गए एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर गोइंग स्ट्रांग, सो टच वुड। ऐश्वर्या राय आपको छोड़ के जाने वाली है। आई होप नॉट। फिर आप भी सलमान खान बन जाएंगे। अरे बाप रे बाप, नहीं सर, वो बनने के लिए तो मुझे बहुत कुछ ज्यादा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। इवन 2005 में करण जौहर की प्रोड्यूस फिल्म काल के प्रमोशन के लिए वो करण जौहर के शो कॉफी विद करण में नजर आए, तब भी वो एडमिट करते नजर आए कि ही इज सीइंग ऐश्वर्या राय। Are you seeing ऐश्वर्या राय? Yes. लेकिन इन सब के बीच ऐश्वर्या कभी भी एडमिट नहीं करती नजर आई कि शी इज सीइंग विवेक। इन साथ में दोनों नजर आ रहे थे। इवन कांस में जब ऐश्वर्या गई थी तब वो अपनी मदर के साथ साथ विवेक ओबरॉय को भी लेके गई थी। विवेक ने कॉफी विद करण में कहा था कि ही इज प्रोटेक्टिंग द वुमेन इन हिज लाइफ एंड ही फेल्ट कि उन्होंने जो भी किया उसमें कुछ गलत नहीं है। Some downswings here and there, you know, there were also media bashing. How did all that happen? Especially the press conference. What happened? I have some very good repercussions in my life. I don't have anything individually against Salman. In fact, I quite liked the guy. Quite thought he was interesting whenever I've met him before. Yeah, in terms of the way he behaved, and within the framework of my personal life at that time, trying to protect the lady in my life, did what I thought was right. I stood by that decision and I still do. अब कहते हैं कि ऐश्वर्या विवेक के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐश ऑलरेडी एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर आ चुकी थी और अब यहाँ भी उन्हें वही मीडिया ड्रामा देखने मिल रहा था जिसे वो अवॉइड करने की बहुत वक्त से कोशिश कर रही थी। ऐश ने सीधा कह दिया कि शी हैज नथिंग टू डू विद विवेक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड इवेंचुअली 2005 में दोनों का ब्रेकअप हो गया और विवेक को ये सारा बैकलैश अकेले झेलना पड़ा। लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐसे देख रहा था कि यार ये क्या हुआ। क्या आप पूरी तरह अब उन्हें भुला चुके हैं? उन्हें मैं भुला चुका हूँ। मुझे एमनीसिया हो गया है। विवेक ने काफी इंटरव्यूज में भी रिवील किया है कि उन्हें फोन कॉल्स पे धमकियां आने लगी अंडरवर्ल्ड की। थ्रेट्स थे उस जमाने में, अंडरवर्ल्ड भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के ऊपर हावी था कुछ सालों तक। मुझे भी पर्सनल थ्रेट्स आए, मुझे कई बार मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी भी दी, तुमने इसके साथ ये कैसे किया, या तुमने इसकी फिल्म कैसे नहीं की, या तुमने इसका शो कैसे नहीं किया है, तुमने हमारे भाई के साथ ये कैसे किया। तो वहां से आपको एक एनिमिटी होती थी, एक अपना पावर डिस्प्ले होता था, आपको थ्रेट आते थे, डेथ थ्रेट आते थे। अब काफी लोगों का मानना है कि ये उनके सक्सेस को देखते हुए था, तो कुछ का मानना था कि वो टारगेट में आ चुके हैं अपने इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो कुछ का मानना था
कि ये शूट आउट एट लोखंडवाला में माया का रोल की वजह से उन्हें धमकियां आ रही थी अंडरवर्ल्ड की तरफ से। अब इन कॉल्स को विवेक ने इग्नोर किया, सोचते हुए कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर पुलिस ने कंफर्म किया कि ये धमकियां लेजिट है और विवेक को आर्म्ड पुलिसमैन प्रोवाइड किया गया उनके सेफ्टी के लिए। पुलिस के पास आप जाते थे, पुलिस वेरीफाई करती थी, बोलती तो जेन्युइन थ्रेट है, आपको हमें सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो एक आदमी एक अलग से माइंड स्पेस में चला जाता है, एक शेल में चला जाता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। ये थ्रेट कॉल्स उनके पेरेंट्स ने उठाया तो उन्हें गालियां पड़ती, या फिर अगर उनकी सिस्टर ने उठाया तो उन्हें गालियां पड़ती, और विवेक को डर लगने लगा अपने फैमिली के लिए कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया है। विवेक ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि वो सलमान से पर्सनली मिलने की कोशिश कर रहे थे और उनके घर तक ऑलमोस्ट जाने वाले थे सॉरी बोलने के लिए, पर वो सलमान से मिल नहीं पाए। इनफैक्ट विवेक कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे सलमान से माफी मांगने के लिए, और फिर 2007 के आईफा में विवेक जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे तो सलमान खान वहीं ऑडियंस में थे, और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद विवेक ने सलमान खान से कान पकड़ के पब्लिकली माफी भी मांगी। फराह खान के शो पे जब विवेक ओबरॉय रितेश देशमुख के साथ नजर आए तो विवेक ने ओपनली कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक गलत मूव था, उन्हें सीधा सलमान खान से डायरेक्टली मिलके माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन इस कॉल के बाद कुछ लोगों की उन्होंने एडवाइस सुन ली, जिन्होंने उन्हें ये सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वही लोग विवेक के लाइफ से बैक ऑफ कर गए। जब आप ये कर रहे थे आपको लगा कि मैंने गलत किया है? जब मैं वहां बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। तभी पता अंदर से मुझे एक आवाज तो कह रही थी कि ये नहीं करना चाहिए, जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है, मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं। फिर भी नहीं रोका अपने आप को। हाँ, बिकॉज आई थिंक वो होता है ना एक सर्टन, जब कुछ लोगों का आप पे प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है तो आप फिर अपनी बात बंद करके उनकी बात सुनते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। जितने लोग मुझे कह रहे थे कि ये करना चाहिए इस तरह, वो भी अपने मेरे सबसे करीब लोग भी मुझसे दूर हो गए, थोड़े से हट गए कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिकॉज़ देयर वाज सच अ बैकलैश। मैंने कहा कि भाई तुमने ही कहा था मुझे कहने के लिए ये सब चीजें। तो ऐसे काफी आई ओपनर्स हुए मेरे साथ। विवेक ने ये भी कहा कि इस फ्यूड में उन्होंने सबसे ज्यादा हर्ट किया सलमान खान के दोनों भाई अरबाज खान और सोहेल खान को, जो विवेक के काफी करीबी दोस्त थे। मुझे सलमान से ज्यादा दुख हुआ सोहेल का और अरबाज का, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। और सोहेल ने सलमान से झगड़ा किया था मेरे लिए कि भाई आप ये सब मत करो एंड आई विल सॉर्ट इट आउट, और मुझे प्रॉमिस भी किया था कि मैं सॉर्ट आउट करूंगा। दैट्स वेयर आई फेल्ट वेरी बैड, कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने एक दोस्त को लेट डाउन किया। उसने मुझे कहा भी था, आज तक सोहेल उसने मुझे माफ नहीं किया। अरबाज और मेरी फिर भी ठीक हो गई है, बातें होती हैं, बट सोहेल मुझे माफ नहीं कर पाता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने उसे लेट डाउन किया। तो वहाँ गालियां पड़ी होंगी। हाँ, उसको तो काफी कुछ पड़ी। हाँ। अब इसके बाद सोहेल खान ने आज तक उनसे बात नहीं की, लेकिन अरबाज के साथ उनकी कभी कभी बातें होती रहती है। विवेक ने यह भी कहा कि सलमान खान के पेरेंट्स के साथ आज भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। जहाँ सलमान खान की मदर सलमान जी जब बीमार थी तो वो उनसे मिलने भी गए थे। सलमा आंटी जब हॉस्पिटल गई थी तो यू मेड द फर्स्ट मूव और आप वहाँ गए उनसे मिलने, जब ऐसा बैकफायर भी हो सकता था। जब मैं सलमान आंटी से मिलने गया था तो मुझे सलमान से कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए था। हाँ, मैं गया था क्योंकि मेरे फादर की रिस्पेक्ट थी उनके लिए, और खासकर सलीम अंकल को भी जब मैं नया स्टार्ट किया था, मेरी इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी, ही यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ लव एंड ही यूज्ड टू गिव एंड इवन व्हेन आई वेंट आफ्टर दैट, बाद में जब गया तो उन्होंने तभी मुझे बहुत प्यार किया। एंड माय गोइंग देयर वाज एक्चुअली एन अपॉलॉजी फ्रॉम माय हार्ट, ट्राइंग टू से कि आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। सलमान की मम्मी को सॉरी बोले, मैंने आपका दिल दुखाया। उन्होंने इस शो में ये भी कहा अगर कोई सबसे ज्यादा हर्ट हुआ तो वो उनके पेरेंट्स थे, स्पेशली उनकी मदर, जिनसे विवेक का ये हाल देखा नहीं गया, क्योंकि विवेक को मूवीज मिलना बंद हो गया था, उन्हें धमकियां आ रही थी, उन्हें मीडिया कॉन्स्टेंटली बैश कर रही थी, और सलमान खान के फैंस तो कॉन्स्टेंटली ट्रोल कर रहे थे, और ये ट्रोलिंग आज तक चलती आ रही है। मुझे याद है कि मैं एक दिन शूटिंग करके घर आ रहा था, शूट आउट के लिए शूटिंग कर रहा था, और घर आ रहा था और घर आया और आई सॉ माय मदर क्राइंग। तो मैं क्या हुआ, एवरीथिंग ओके? एंड शी जस्ट क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड एंड आई जस्ट हेल्ड हर। आई सेड क्या हुआ? और कहने लगी कि कब तक मेरे बेटे को ऐसे करते जाएंगे, मैं भी माँ हूँ और मेरे बेटे के बारे में कह रहे हो तो मुझे कैसे लग रहा है। और उन्हें बहुत दर्द हुआ उस बात का। सलमान खान भी ओपनली विवेक को ट्रोल करते नजर आ रहे थे। जब उनसे विवेक के बारे में पूछा गया तो वो सीधा कह देते कौन विवेक? आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? जी। विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know who you're talking. कौन है ये? You don't know who? I don't. Fine. Never. I don't know. Doesn't ring a bell. उन्होंने ये तक भी कह दिया कि कैटरीना कैफ क्यों काम करेगी विवेक के साथ। वहीं दूसरी तरफ
विवेक कोशिश में लगे रहे सलमान खान से माफी मांगने के लिए और उन्होंने फिर इवेंचुअली ये कहा कि उन्होंने काफी बार माफी मांगी, लेकिन माफ कर देना हर किसी की फितरत में नहीं होता। विवेक ने तो ये तक एडमिट किया कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और जो काम उन्हें मिल रहा था वो कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने बिल्स पे करने के लिए। इनफैक्ट शूट आउट एट लोखंडवाला में उनके परफॉर्मेंस को काफी तारीफें मिली और आज भी ये मूवी विवेक के परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन इस मूवी के बाद विवेक को कोई अच्छा काम ऑफर ही नहीं हुआ। Shoot Out at Lokhandwala we just spoke about. Huge blockbuster of the year, massive film. The role that I played became almost cult-like. Commercial success, critical acclaim, awards, everything. What logic says that after that, an actor like that should sit at home for 18 months and not get work? That's not a possibility. That's something that was created. उनकी कुछ फिल्म्स रिलीज हुई जैसे कि फुल एंड फाइनल जो फ्लॉप थी, प्रिंस जिसकी आज एक कल्ट फॉलोइंग है लेकिन उस वक्त ये फ्लॉप थी। अब ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने उन्हें काम ऑफर नहीं किया, इनफैक्ट उन्हें हम तुम्हें सैफ का रोल ऑफर किया था, लेकिन लाइफ में इतने कंट्रोवर्सीज की वजह से ये वो रोल नहीं कर पाए। शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्होंने मुन्ना भाई MBBS का मेन रोल रिजेक्ट कर दिया। बंटी और बबली में अभिषेक का रोल इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओम शांति ओम में उन्हें पहले अर्जुन रामपाल का रोल ऑफर हुआ था, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। गुरु में R माधवन का रोल उन्होंने पर्सनली रिजेक्ट किया। विक्की डोनर, रॉक ऑन जैसे फिल्म को भी उन्होंने रिजेक्ट किया, जिसका आज भी उन्हें रिग्रेट है। और जिस आदमी को नेक्स्ट शाहरुख खान कहा जा रहा था, उनका करियर कहीं खत्म सा हो गया। अब विवेक की लाइफ में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनका एक डाउनफॉल चल रहा था और वो परेशान हो चुके थे, जिसके बाद वो अपनी मदर के पास गए और उनके सामने बहुत ज्यादा रोए, जिसके बाद उनकी मदर उन्हें एक हॉस्पिटल लेके गई। विवेक समझे नहीं कि वो वहां क्यों जा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि विवेक की मॉम बहुत वक्त से कैंसर पेशेंट्स की मदद करती आ रही है। वो इन लोगों से मिलने आती है, उनके लिए खाना लाती है और ये सेवा का काम वो जमानों से करते आ रही है। सर रखा माँ की गोद में, जैसे आप बैठी वैसे माँ बैठी थी जमीन पे बैठ के, सर रखा गोद में और रोया, बच्चे की तरह रोया। तो बोला अभी कल क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, शूटिंग वूटिंग तो कुछ थी नहीं, काम बंद था। मैंने कहा कम विद मी। पता ही नहीं कहाँ क्या ले गई माँ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक कैंसर विंग, छोटे छोटे बच्चे जिनको कैंसर हो रहा है। विवेक को फिर उनकी मदर उन बच्चों के पास लेके गई जो कैंसर से पीड़ित है, और विवेक ने एक चीज नोटिस किया कि उस वार्ड में सब विवेक को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए। जिनके चेहरे उदास थे वो खिल गए और उस जगह का माहौल बदल सा गया। और विवेक को तभी अपने सेलिब्रिटी पावर का रियलाइजेशन हुआ कि लोगों की जिंदगी में बदलाव वो अपने प्रेजेंस से ला सकते हैं। जिसके बाद कॉन्स्टेंटली कैंसर से पीड़ित बच्चों से मिलने लगे, उनके लिए टॉयज ले जाने लगे। उन्होंने एनजीओ के साथ जुड़ के कई हॉस्पिटल्स में टॉय बैंक सेटअप किए, जहां अंडर प्रिविलेज बच्चे उन टॉयज के साथ खेल के उन्हें डिपॉजिट कर सकते हैं और नए टॉयज ले सकते हैं। उस दिन मैंने दो चीजें सीखी जो मैं आज भी लाइफ में हमेशा याद रखता हूँ। पहले तो मैंने देखा इतने बच्चे हैं यहाँ, 7-8 साल का बच्चा जिसे कैंसर की स्पेलिंग अभी समझ में आई होगी, बाल गिरे हुए, आंखें लाल है, कीमोथेरेपी चल रही है। उस मोमेंट में मुझे रियलाइजेशन हुआ मेरी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ गलत किया, ये कोई प्रॉब्लम है? इनकी प्रॉब्लम देखो। सेकंड थिंग आई लर्नड वाज व्हेन आई वेंट इन, कोई गिफ्ट नहीं लाया, कुछ बच्चों के लिए किया नहीं, कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, कुछ नहीं। बस मुझे देखकर सारे बच्चे उठ गए बिस्तर से, स्माइल करने लगे, खुश हो गए। मैंने कहा भगवान यार कितनी बड़ी चीज दी आपने कि आप चाहो तो अपने सेलिब्रिटी से लोगों को खुश कर सकते हो। और फिर विवेक ने कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के साथ कई लोगों की हेल्प की फाइनेंशियली। इनफैक्ट इस सेवा का काम वो आज से नहीं पहले से करते आ रहे हैं। 2004 की सुनामी ने जब तमिलनाडु के कई गाँवों को बर्बाद कर दिया तो विवेक ने कैडलोर डिस्ट्रिक्ट के गांव को अडॉप्ट किया, वहां रिलीफ मटेरियल पहुंचाया, ट्रक्स पहुंचाया, और ये वो पहला गांव था जो सुनामी के बाद सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा हो पाया। I have a small project in Muttakuntla, which is a village which we've taken up in Andhra Pradesh for under my foundation, One Foundation, to create it into a smart village. और इसके लिए उन्हें रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड भी मिला। विवेक ने अपनी मदर यशोधरा ओबरॉय के नाम पे एक फाउंडेशन भी शुरू किया जो वुमेन्स वेलफेयर, एजुकेशन और हेल्थ पे प्राइमरीली फोकस करता है। और फिर आया लेट 2000s का वो वक्त जब विवेक वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर गए थे। वहां से दर्शन करते वक्त विवेक ने भगवान से बस एक चीज मांगी कि बस सेवा करने का अवसर देना। वहां से निकलते ही एक आदमी उनकी तरफ आया, वो उनका नाम बुला रहा था और विवेक को लगा कि ये आदमी शायद पैसे मांग रहा है, तो उन्होंने अपने बटवे पे हाथ डाला। लेकिन उस आदमी ने सीधा कहा, I'm not here for your money, I'm here for your help. वृंदावन गया था बांके बिहारी, 56 भोग की पूजा की थी। पूजा की और जिन्होंने कराई सब पूजा, वो कहने लग गए कि भाई बिहारी जी बहुत खुश हैं, मांग लो जो मांगना है। कुछ देना ही है
तू सेवा का मौका दे। अब ये भी जो बुलवाया वो कान्हा ने बुलवाया, कान्हा बहुत नॉटी है, तो मेरे मन से निकल गई बात। मैं बाहर निकला हूँ, मुझे एक आवाज आती है विवेक भैया करके। तो मैंने भी जज किया, मुझे लगा पैसे चाहिए होंगे, तो मैंने ऐसे पॉकेट में हाथ डाला बटुआ निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा आई डिडंट आस्क फॉर योर मनी, आई आस्क्ड फॉर योर हेल्प। तो बोले कि भाई यहाँ से कुछ ही जगह पे दूर कुछ बच्चियों को बेचा जा रहा है, फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये हो रहा है। मैंने कहा नॉट पॉसिबल, बट ही सेड आप चलो। तो वहां गया एंड आई फाउंड दीज गर्ल्स इन अ रूम। एंड हाउ ओल्ड वर दे? सबसे बड़ी 13 की थी, सबसे छोटी 5 की थी। तो रेज मैंने फील किया कि यार ये कैसे लोग हैं जो ऐसे कर सकते हैं इन बच्चियों के साथ में। और उन्होंने तुरंत इन बच्चियों को रेस्क्यू किया और फिर फाउंड किया प्रोजेक्ट देवी, जहां वो इन बच्चियों को फ्री एजुकेशन, फूड और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने रिवील किया कि आज इसमें से कई बच्चियां यूएसए, कनाडा, यूके में अपनी एजुकेशन फिनिश कर रहे हैं। कई बच्चियां फ्यूचर एजुकेशन के लिए यूएस निकल गई हैं, कनाडा निकल गई हैं, यूके निकल गई हैं, कहाँ छोटे से गांव में थी। जिसको देखते हुए फोर्ब्स मैगजीन ने विवेक को फीचर किया। आगे जाके विवेक की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कार्म इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू उन्होंने 25 फ्लैट डोनेट किए शहीद सीआरपीएफ जवान के फैमिलीज को। मानव आस्था फाउंडेशन मोक्ष यात्रा शुरू किया, जहां वो अंडर प्रिविलेज सीनियर सिटीजन्स को तीर्थ यात्रा में जाने में हेल्प करते हैं। कोविड के वक्त विवेक ने कई सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट किया और आज भी ऐसे कई अनगिनत चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से लेके कई सारे एनजीओ से विवेक जुड़े हैं। विवेक से जब पूछा गया कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दिया, कहते हुए कि ये सेवा उन्होंने अपने फैमिली से सीखा है एंड इट मेड हिम फील गुड। उन्हें लाइफ में एक पर्पस मिला क्योंकि वो अपने लाइफ के लोएस्ट पे थे और लोगों की सेवा ने उन्हें एक होप दिया लाइफ में। वहीं द सेम टाइम जब बॉलीवुड ने विवेक को साइड ट्रैक कर दिया, वहीं विवेक ने अपना फोकस बिजनेस में लगा दिया, जिसका क्रेडिट वो अपने फादर को देते हैं, क्योंकि आखिरकार सुरेश जी की फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड की जो थी। विवेक ने इंटरव्यूज में रिवील किया कि जब वो 10 साल के थे तब गर्मियों की छुट्टी के टाइम उनके फादर उन्हें परफ्यूम्स का इन्वेंट्री ला के देते थे, उसका रिकॉर्ड बनाना सिखाते थे और कहा कि जो भी परफ्यूम वो मार्केट प्राइस के ऊपर बेचेंगे वो पैसे उनके होंगे। समर हॉलिडे में कहा कि भाई हम हॉलिडे 1 महीने बाद जाएंगे, पहले जो ये 4 हफ्ते हैं ना तुमको कोई आज सिखाना है। और मुझे ना परफ्यूम्स की इन्वेंट्री लाके दी उन्होंने, तो परफ्यूम्स खरीद के लाके दिया मुझे, बोला ये इन्वेंट्री लिखो, स्टॉक लिखो पूरा, और फिर इसके आगे लिखो कॉस्ट क्या प्राइस है। अब इसके ऊपर उस जमाने में एमआरपी नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि तुम कितना इसके ऊपर बेच पाओगे वो तुम्हारा है, ये तुम्हें अपने सप्लायर को रिटर्न करना है पैसे, यानी कि पिताजी को। तो इतना मुझे बेचना है कि देना है और बाकी आगे तुम ये करो। एंड इससे अकाउंटिंग सीखो, सेल्स सीखो, बिजनेस के कॉन्सेप्ट सीखो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एट दैट टाइम। तो मैं गांव मतलब घर घर जाके साइकिल पे अपने निकल जाता था, स्कूल बैग, छुट्टियां थी तो स्कूल बैग में इन्वेंट्री डालता था, मर्चेंडाइज डाल के जाके लोगों के यहाँ नॉक करता था, गलतियां की, बहुत सीखा। इसे देखते हुए विवेक बचपन से बिजनेस, अकाउंटिंग, इन सब के बारे में सीखने लगे। 15 साल की उम्र तक आते आते वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट दिखाने लगे और वो एक ब्रोकर के मेंटरशिप में ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इन सब के बारे में सीखने लगे। By the time I was 15, आइडिया ऐसे लग गया था कि मैं स्टॉक मार्केट पे चला गया। I started doing small entrepreneurial businesses, छोटे। विवेक ने ये भी रिवील किया कि 19 साल की उम्र में उन्होंने एक टेक स्टार्टअप भी शुरू किया था, तब जब स्टार्टअप के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, और 22 साल की उम्र में इस स्टार्टअप को उन्होंने प्रॉफिट में बेच भी दिया। आगे चल के एक अपनी खुद की कंपनी बनाई, एक टेक कंपनी उस जमाने बनाई जो 19 साल का था, जब स्टार्टअप को स्टार्टअप नहीं कहते थे और एग्जिट को एग्जिट। 22 की उम्र में प्रॉफिटेबली बेचा कंपनी को, पहली कंपनी को। 2004 में उन्होंने खुद का रियल एस्टेट कंपनी फाउंड किया कॉल्ड कार्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन रिसेंटली इस कंपनी पे फ्रॉड के चार्जेस है फ्लैट ओनर्स को टाइम पे फ्लैट नहीं देने के लिए, जो केस अभी भी पेंडिंग चल रहा है। वहीं विवेक मेगा एंटरटेनमेंट्स नाम की कंपनी फाउंड की जो इवेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्शंस पे फोकस करता है। वहीं विवेक ने एक फिनटेक कंपनी शुरू किया जो नॉन कोलैटरल और 0 इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है एजुकेशन के लिए, जिसके साथ 12,000 स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जुड़ी है। और करंटली इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ है, ऑलमोस्ट 400 मिलियन। वहीं पे एक एडटेक कंपनी विवेक ने फाउंड किया जो डिजिटली एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और आज इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 150 मिलियन है, और इस सब एजुकेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वहीं विवेक ने रिवील किया था कि एक बार वो एक इवेंट पे गए थे जहां उनसे मिले रिकी वसंतानी। उस वक्त रिकी वसंतानी का पुणे में एक शॉप था जो लैब ग्रोन डायमंड्स पे फोकस करता था। विवेक और रिकी दोनों इंस्टेंटली कनेक्ट हुए और दोनों ने
पार्टनरशिप में इस बिजनेस को एक्सपैंड किया, जहां दोनों ने फाउंड किया सोलिटारियो डायमंड्स। ये कंपनी लैब ग्रोन सिंथेटिक डायमंड्स बनाता है जो काफी अफोर्डेबल होते हैं और इको फ्रेंडली भी। और आज इनके ऑलमोस्ट 40+ स्टोर्स है 21 सिटीज अक्रॉस 7 कंट्रीज में। और इस सक्सेस को देखते हुए विवेक ने 66 कैरेट का एक डायमंड भी भगवान को चढ़ाया था। वहीं विवेक ने अपने खानदान की तरह रियल एस्टेट बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया, जहां विवेक ने 2020 में फॉर्म किया B&W डेवलपमेंट्स, जो दुबई में रियल एस्टेट डेवलपमेंट करता है। और इसी के अंडर उन्होंने 2023 में एक्वा आर्क नाम का एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट किया, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू था 23,000 करोड़। और इस तरह विवेक ने 30+ स्टार्टअप्स में पैसे लगाए हैं और आज विवेक का नेटवर्थ है 1200 करोड़। वहीं जहाँ एक तरफ बॉलीवुड की कई बड़े नामों ने विवेक से डिस्टेंस बना लिया, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अजय देवगन जैसे बड़े बड़े लोग आज भी विवेक के दोस्त हैं। इनफैक्ट क्रिश 3 में काल के रोल के लिए राकेश रोशन पर्सनली विवेक के पास गए थे, कहते हुए कि ये रोल उनको दिमाग में रख के लिखा गया। और विवेक ने इस मूवी में एक काफी बढ़िया विलन का रोल प्ले किया। और वो बात अलग है कि विवेक ने अपने रोल को हीथ लेजर से कंपेयर कर दिया, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोलिंग सहनी पड़ी। विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है, वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। वहीं जहाँ एक तरफ बॉलीवुड ने विवेक से मुंह मोड़ लिया था, वहीं दूसरी तरफ साउथ के कुछ फिल्मों ने विवेक को अपनाया और वहां पे उन्होंने मैसिव हिट्स दिए, जैसे कि विवेगम जो एक हिट थी, लूसीफर जिसमें उनको अपने रोल के लिए काफी तारीफें मिली और ये मूवी काफी हिट थी, काड़ुआ जिसने डिसेंट परफॉर्म किया। वहीं विवेक ने बॉलीवुड में ग्रेट ग्रैंड मस्ती की जो पैंटली हिट थी, बैंक चोर की जो फ्लॉप थी, और पीएम नरेंद्र मोदी जिसे क्रिटिक्स ने काफी क्रिटिसाइज किया। लेकिन फिर विवेक ने OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी जंप किया, जहां उन्होंने इनसाइड एज जैसी एक हिट सीरीज दी और साथ में सुनील शेट्टी के साथ धारावी बैंक किया, जिसे काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। फिर रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स में विवेक काम करते नजर आए और अब विवेक ने रिवील किया है कि उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जहां वो नित्या मेनन के साथ ग्रे नाम की मूवी कर रहे हैं और मस्ती का पार्ट 4 आने वाला है। और विवेक के 2025 में ऑलमोस्ट 3 मूवीज आने वाले हैं। इट्स लाइक ही इज मेकिंग अ कमबैक। विवेक ने इंटरव्यूज में रिवील किया था कि उन्हें जानबूझ के गंदे मूवीज ऑफर हो रहे थे, लेकिन वो झुके नहीं इन रोल्स के सामने। और जब उनके पास आज खुद एक प्रॉपर नेटवर्क है, वो मन चाहा रोल अपने हिसाब से कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कॉल अ कमबैक। सलमान खान के फादर सलीम खान से जब इस लड़ाई के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा था, Whether it is Suresh Oberoi or whether it's Salman, they will grow over it. Sometimes and finally when they grow and when they look back, we'll say कि क्या stupid बातें थी, किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे, कोई और ले गया, कोई और चला गया, कोई कहाँ चला गया, ये वहीं के वहीं है। अब शायद ये सच है, यू नेवर नो कि कब सलमान विवेक दोस्त बन जाए या फिर ये दोस्त कभी ना बने। लेकिन लाइफ की आयरनी ये है कि जिस आदमी के वजह से एलिजिडली विवेक के करियर में डाउनफॉल आया, आज वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी फिल्म्स लगातार लाइन से फ्लॉप हो रही है और लोगों को उन पे पहले ऐसा भरोसा नहीं रहा। लोग अब उनकी मूवीज के लिए एक्साइटेड नहीं रहते। इनफैक्ट आज उन्हें ज्यादा ट्रोल किया जाता है, उन्हें कॉन्स्टेंटली धमकियां मिल रही है एंड हिज लाइफ इज नॉट गोइंग वेल। वहीं दूसरी तरफ विवेक आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, दुबई के वो एक लग्जरियस घर में रहते हैं और 2010 में उन्होंने प्रियंका अल्वा से एक अरेंज मैरिज की और आज दोनों साथ में काफी खुश नजर आते हैं और उनके 2 बच्चे भी है एंड ही प्रोवाइड्स फॉर ऑल ऑफ देम। उनके मल्टीपल बिजनेस है और उनके पास वो सक्सेस है जो शायद उन्हें बॉलीवुड में रहते हुए शायद मिल नहीं पाता। वहीं 2019 में विवेक ने एक मीम शेयर किया जिसमें ऐश्वर्या राय थी और इस मीम को शेयर करने पे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। इवन सोनम कपूर ने उन्हें कॉल आउट किया, जिस पे उनका ये रिस्पॉन्स था। सोनम ने दी है प्रतिक्रिया और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग कूल बनने के लिए ट्विटर पे ये सारी चीजें लिख देते हैं, बट आपने जो ये बात लिखी है तो इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूंगा आपका कि आई फील पर्सनली सोनम, थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूंगा आपको। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर, बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। किसी ने मुझे एक क्रिएटिव सा मीम भेजा जिसमें मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था और मैंने हंसा है उसके ऊपर, मैंने हा हा कहा है और सामने वाले को अप्रिशिएट किया है कि यार ठीक है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो अपने पे हंसना चाहिए। आई थिंक इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और उसमें लिखा भी है मैंने कि इज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट, जस्ट लाइफ। और लाइफ में अक्सर ऐसे होता है, पीपल मूव ऑन, आप साथ होते हैं कभी, फिर आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। वो खुश हैं, मैं खुश हूँ, सब खुश हैं। प्रॉब्लम क्या है, एक छोटी सी मीम तो है। शायद आज भी वो ब्रेकअप विवेक को दर्द देता है क्योंकि विवेक लिटरली स्टैंड लिए थे किसी के लिए, लेकिन शायद इसी दर्द ने
विवेक को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आज उनके पास सब है। जो फैंस उन्हें ट्रोल करते थे वो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद विवेक से सिंपैथाइज करने लगे। इनफैक्ट विवेक कुछ उन चुनिंदा लोगों में से थे जो सुशांत के फ्यूनरल में थे, क्योंकि शायद विवेक रिलेट कर सकते थे कि डिप्रेशन में होना कैसा होता है, कैसा फील होता है जब तुम उस एज पे पहुंच जाते हो और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। I related to unfortunately what happened, say with Sushant, or what happens with other people. You know, I felt that darkness, I felt that pain, and this place can be pretty cruel, man. Yeah. I mean, they can be brutal with trying to crush you, you know, and when lies are spoken so many times and so loudly and by so many, they become the truth. आज विवेक ओबरॉय के हेटर्स उनके फैन हैं, उनके ट्रोलर्स उन्हें सॉरी बोलते हैं। यूट्यूब पे उनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो, उसके नीचे कमेंट्स में लोग उनके सपोर्ट में नजर आते हैं। आज लोग विवेक को अपने उस इंटरव्यू के लिए सपोर्ट करते नजर आते हैं और जैसा जैसा वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, ही इज गेटिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल एंड दैट्स द राइज ऑफ विवेक ओबरॉय। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्या विवेक उसमें सही थे या गलत थे? अपना ओपिनियन तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है विवेक के इस मेजर कमबैक के बारे में? वेल, वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तुम्हें वीडियो कैसी लगी? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे ये वीडियो को और रीच मिल सकता है। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, योगी बाप प्रोडक्शंस, और मुझे मेरे पर्सनल आईडी पे भी जरूर फॉलो करना। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।